दोस्तों, अंग्रेज भारत आए और यहाँ पर 200 सालों तक राज किया। ये बात तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का ही एक पड़ोसी देश है जिस पर अंग्रेज कभी भी अपनी हुकूमत नहीं कर पाए। दोस्तों, ये देश है नेपाल। आखिर इस देश ने ऐसा क्या किया जो अंग्रेज इसे अपने सामने नहीं झुका पाए? क्या है एंग्लो नेपाल वॉर और क्यों डरते हैं अंग्रेज नेपाल से? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल वो देश है जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं की। अंग्रेज जिन्होंने ज्यादातर देशों पर अपना सिक्का जमाया, दुनिया की कुल आबादी के करीब 1/4 भाग पर अपनी हुकूमत चलाई, वो भी कभी नेपाल पर अपना अधिकार नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जिस पर हुकूमत चलाने से अंग्रेज घबराते थे। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए समझते हैं। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है 1768 से। यूं तो नेपाल पर इससे भी पहले कई राजाओं का शासन रहा था, लेकिन अब नेपाल का रुख किया था पृथ्वी नारायण सिंह ने। पृथ्वी नारायण नेपाल की गद्दी पर बीते लंबे समय से काबिज थे, लेकिन चर्चा में आए साल 1768 में, जब उन्होंने नेपाल का यूनिफिकेशन कर दिया और किंगडम ऑफ नेपाल को स्थापित कर दिया, जिसे गोरखा किंगडम भी कहा जाता है। असल में पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों को जीतकर नेपाल की स्थापना करती थी। उनकी आर्मी को गोरखा आर्मी भी कहा जाता था, जिसका वर्चस्व उस समय पर ब्रिटिशर्स के बराबर ही था। दूसरी तरफ अंग्रेज भी भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हुए थे। ब्रिटिशर्स की नजर अब बंगाल पर पड़ चुकी थी, इसलिए इन्होंने बंगाल की तरफ अपने कदम बढ़ाए, जिसका रिजल्ट हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1957 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल के नवाब की सेना को ढेर कर दिया। यहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज दोनों की पकड़ बंगाल में मजबूत हो गई। ये वो समय था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास सिर्फ दो ही शक्तियों का वर्चस्व था, एक तो अंग्रेज और उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी नेपाल की गोरखा आर्मी। और हम सभी जानते हैं कि अगर आस पड़ोस में जब दो शक्तियां जन्म लेती हैं तो बवंडर भी आता ही है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरअसल साल 1768 में नेपाल की गोरखा आर्मी ने कुछ ऐसा कर दिया कि ना चाहते हुए भी ये दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। हुआ यूं था कि नेपाल अपनी बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहा था। गोरखा आर्मी ने क्या किया कि नेपाल के साउथ बॉर्डर को बढ़ाकर ब्रिटिश के नॉर्थ बॉर्डर तक पहुंचा दिया, जिससे अंग्रेज तिलमिला उठे। आप खुद सोचिए, जिस समय अंग्रेजों का वर्चस्व लगभग पूरी दुनिया पर चलने लगा था, उस वक्त ऐसा कांड तो विवाद तो भाई लाजमी था। 1814 से 1815 तक गोरखाओं को अपने इस काम के बदले ब्रिटिशर से दो हाथ करने पड़े, और दोनों के बीच 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध लड़ा गया। लेकिन यहाँ लोचा ये भी है कि आखिर नेपाल ने ऐसा किया क्यों? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह थी बाउंड्रीज को बढ़ाने की पॉलिसीज और सोच। दरअसल उस दौर में ब्रिटिश आर्मी और गोरखास दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों की सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। एक तरफ जहां ब्रिटिश आर्मी का यह मानना था कि किसी भी नेशन को एग्जिस्ट करने के लिए बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ गोरखास अंग्रेजों के इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अनजान थे। उनके हिसाब से बाउंड्री खींची और हो गई रेखा तैयार, और इसी अनजाने में हुआ एंग्लो गोरखा युद्ध। हालांकि उस रोज गोरखा आर्मी काफी मजबूत मानी जाती थी, और साल 1816 आते आते अंग्रेजों को ये भी एहसास हो चुका था, यहाँ अंग्रेज नेपाल को अपने आधिपत्य नहीं कर पाए, न ही गोरखा आर्मी को ज्यादा झेल पाए। इधर गोरखास को भी काफी परेशानियां होने लगी, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए दोनों पार्टियां यही चाहती थी कि ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाए। इसलिए दोनों शक्तियों के बीच सुगौली की संधि हुई और नेपाल को अपना कुछ भाग ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। इनमें कुमाऊं गढ़वाल रीजन और सिक्किम भी शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे, भाई सिक्किम और कुमाऊं गढ़वाल ही क्यों, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। एंग्लो नेपालीज वॉर को शांत करने के लिए हुई सुगौली की संधि में मिले सिक्किम और कुमाऊं गढ़वाल अंग्रेजों के लिए चांदी की चम्मच के साथ दूध की बोतल फ्री मिलने जैसा था, क्योंकि इससे एक तो उन्हें गोरखास के साथ बॉन्डिंग बनाने में मदद मिली और अपना व्यापार करने में तगड़ी हेल्प हुई। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, लेकिन तिब्बत जाने के लिए सीधा रास्ता होकर जाता था नेपाल से। अंग्रेजों ने नेपाल से कहा कि उन्हें तिब्बत से सीधे तौर पर व्यापार करने दिया जाए, लेकिन नेपाल में गोरखा आर्मी और राजा साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन नेपाल नहीं झुका। इसलिए कहीं न कहीं अंग्रेज नेपाल से दो हाथ करने के लिए बहुत पहले से बेताब थे, और जब गोरखाओं ने मौका दिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चूकी नहीं और हो गया वॉर। अब जब ये वॉर शांत हुआ तो नेपाल को सिक्किम और कुमाऊं गढ़वाल मिल गया, जहां से होकर अंग्रेजी कंपनी सीधे तौर पर तिब्बत से व्यापार कर सकती थी। सिर्फ तिब्बत ही नहीं, अब अंग्रेज चाइना से भी इजीली व्यापार कर सकते थे, क्योंकि यही रास्ते उन्हें चाइना भी पहुंचाते थे। इसलिए दोनों ही रीजन्स अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी और लाभकारी साबित हुए। दूसरी तरफ इस युद्ध के बाद गोरखाओं का विस्तार जैसे मानो थम सा गया। उनकी विस्तारवादी नीति रुक गई और उन्हें अपने कई क्षेत्र भी अंग्रेजों को देने पड़े, यानी घाटा
गोरखाओं को ही हुआ। वैसे आपको बता दें, इस युद्ध में गोरखाओं को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा अंग्रेजों की चालूपंथी की वजह से। जी हाँ, युद्ध को अगर हम शुरुआत में देखें तो गोरखा जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अंत में ब्रिटिशर्स ने उनको मजबूर कर दिया। हुआ यूं था कि गोरखाओं की सेना में भर्ती सैनिक अलग अलग ट्राइब से थे और वो अपनी लॉयल्टी अपने लीडर के प्रति रखते थे। इस बात का ज्ञान किसी और को हो ना हो, लेकिन अंग्रेजों को बहुत अच्छे से था। उन्होंने इसका फायदा उठाया और आखिर तक आते आते बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक गायब हो गए, जिस वजह से गोरखास कमजोर पड़े और बात संधि तक पहुंची। लेकिन ऐसा नहीं था कि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच ये कोई पहली वॉर थी, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार आमने सामने आ चुके थे। साल 1768 में भी ये दोनों आपस में मार काट कर चुके थे। इतिहास तो ये भी बताता है कि काठमांडू के राजा ने अंग्रेजों के साथ पहले ही ट्रेड रिलेशनशिप्स मजबूत कर लिए थे। इतना ही नहीं, जब काठमांडू के राजा के खिलाफ गोरखाली सेना ने जंग का ऐलान किया था, तब अंग्रेजों ने अपनी सेना की एक टुकड़ी काठमांडू के राजा को बचाने के लिए भेजी थी। ये उस वक्त की बात है जब पृथ्वी नारायण शाह नेपाल का विस्तार कर रहे थे। काठमांडू के राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजों ने गोरखाओं पर हमला किया, लेकिन अफसोस कि गोरखाओं ने अंग्रेजी सेना का हाल बेहाल कर दिया। आलम यह हो गया था कि ब्रिटिश सेना के जवानों को हथियार छोड़कर उल्टे पांव लौटना पड़ गया था। इस वॉर के बाद से ही अंग्रेजी सेना और कंपनी दोनों ही गोरखाओं से खौफ खाते थे, इतना कि दोबारा उनका सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों को गोरखाओं का सामना करना पड़ा। अब यूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संधि हो चुकी थी। दूर से देखे तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, शायद दोनों के रिश्तों में सुधार है, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों के बीच रिश्ते बाहर से दिखने में कुछ और थे और अंदर से कुछ और। सुगौली की संधि के बाद नेपाली कोर्ट और ब्रिटिश रेजिडेंसी के बीच गहमा गहमी का दौर चलता रहा। कोई इधर से जुबानी तीर चलाता तो कोई उधर से, कोई इसे कुछ कहता तो कोई इसे। दोनों के बीच लंबे समय तक यही मगजमारी चलती रही। अब तक तो नेपाली कोर्ट में भी दो भाग हो चुके थे, जिनमें एक हिस्से में शामिल प्रबुद्ध जनों का कहना था कि ब्रिटिशर्स की शरण में चले जाना चाहिए, शांति बना लेनी चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा था कि ब्रिटिशर्स पर एक्शन लेना चाहिए, उन पर पलटवार करना चाहिए, जिन क्षेत्र को हमसे छीना गया है उन्हें वापस लेना चाहिए। इस तरह नेपाल में ब्रिटिशर्स को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस मिनिस्टर भीमसेन थापा ने कोई एक्शन न लेकर नेपाल के एक्टिविटीज पर नजर रखी। असल में वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे थे, जो कि अंग्रेज शुरू से ही अपनाते थे। वेट एंड वॉच की इस पॉलिसी को अब एक लंबा वक्त बीत चुका था और फिर आया साल 1846। 18वीं सदी के इस दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसने अंग्रेजों के सब्र को फल दे दिया और उनकी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को सक्सेसफुल बना दिया। हुआ यूं कि साल 1846 में नेपाल में राणा डायनेस्टी ने पैर जमाए। राणा डायनेस्टी ने नेपाल पर कंट्रोल करते ही समग्रवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया, यानी अब नेपाल में सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो गया, सभी ऑपोजिशंस को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा नेपाल में आते ही राणा डायनेस्टी ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को रेवेन्यू के लिए यूज किया। आप सभी जानते हैं कि भारत में ट्रेन की शुरुआत साल 1853 तक हो चुकी थी, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस ट्रेन की शुरुआत से नेपाल को अच्छा खासा फायदा हुआ यूं कि जैसे जैसे भारत में ट्रेन बढ़ी, इनसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे भारत ने नेपाल से लकड़ी लेना शुरू कर दिया। इससे नेपाल को अच्छा खासा फायदा होने लगा। इस दौर में भारत के टिम्बर खरीदने की वजह से नेपाल की इंडस्ट्रीज फलने फूलने लगी और खास बात ये रही कि नेपाल में राणा डायनेस्टी ने ब्रिटिश और नेपाल के रिश्तों की डेफिनेशन ही पलट कर रख दी। दोनों के बीच एक अलायंस सेटअप होने वाला था। इसके पीछे भी एक लॉजिक रहा। नेपाल और ब्रिटिशर्स की दोस्ती के पीछे दो मेन रीजंस रहे। इनमें सबसे पहला और सबसे छोटा रीजन तो ये था कि राणा जो डायनेस्टी थी वो मूल रूप से विदेशी ही थी, मतलब उनका जन्म ही नेपाल में नहीं बल्कि बाहरी देशों में हुआ था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को अलायंस के रूप में देखा। दूसरा जो इन दोनों के बीच दोस्ती का कारण रहा वो था 1857 की क्रांति। जनवरी 1858 आते आते दिल्ली और उसके आसपास लगभग ये रिबेलियन खत्म हो चुका था। मार्च 1858 आते आते ब्रिटिशर्स की सैन्य टुकड़ी ने लखनऊ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जून आते आते क्रांति के सबसे पावरफुल लीडर यानी रानी लक्ष्मीबाई और मौलवी अहमदुल्ला जंग के मैदान में अपने प्राण त्याग चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ रेबेलियंस ऐसे थे जो सर झुकाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिनमें बेगम हजरत महल, नाना साहेब, इन सभी लीडर्स ने किया ये कि नेपाल की तरफ अपने कदम बढ़ाए और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति को इख्तियार करने का मन बना लिया। इस वॉर में लीडर्स ने नेपालियों का सपोर्ट मांगा, राणास से भी हेल्प के लिए कहा, लेकिन राणास ने इनकी मदद करना तो दूर उनकी बात
बात तक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, साल 1859 में नेपाल के करता धरता जंग बहादुर ने तराई क्षेत्र में छुपे इन सभी लीडर्स को मार दिया और इस तरह 1857 की क्रांति का अंत हो गया। लेकिन जंग बहादुर के इस फैसले से अंग्रेजों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद नेपाल ने ब्रिटिशर्स को गोरखा सैनिक देने से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बॉक्सर रेबेलियन को रोकने में भी गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिशर्स की बढ़ चढ़कर मदद की। राणा डायनेस्टी के शासक यानी चंद्र शमशेर ने अंग्रेजों की हर संभव मदद की और इस तरह ब्रिटिशर्स और नेपाल के रिश्ते मजबूत होते चले गए। इन सबसे खुश होकर अंग्रेजों ने साल 1922 के लगभग नेपाल को पूरी तरह से आजाद देश के रूप में घोषित करने का ऐलान किया। अब आप ये सोचेंगे कि जब नेपाल ब्रिटिशर्स के अंडर में था ही नहीं तो फिर भाई आजादी कैसी? तो इसका जवाब ये है कि ब्रिटिशर्स भले ही नेपाल पर हुकूमत नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी के अलावा कई और पॉलिसीज पर रुतबा ब्रिटिशर्स का ही रहता था। एग्जाम्पल चाहिए तो आप ये समझिए, जब 1883 में नेपाल और तिब्बत के बीच में वॉर जैसे हालात बन रहे थे ना, तो नेपाल ने अंग्रेजों से मॉडर्न हथियार मांगे। इस पर अंग्रेजों ने पहले से कई गुना ज्यादा गोरखा सैनिकों की मांग कर डाली। तो अब इस तरह की अदला बदली से भी अंग्रेज नेपाल को आजाद करने का मन बना चुके थे। और साल 1923 में हुई नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी, इस संधि के साथ ही ब्रिटिश ने ये माना कि हाँ, अब नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से डिसाइड कर सकता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि असल में ब्रिटिशर्स को कभी नेपाल पर हुकूमत करने या अधिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे बिना मांगे सपोर्ट मिला, तो भला क्या जरूरत थी हाथापाई करने की? नेपाल ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना नजरिया साफ कर दिया था, तो अंग्रेजों ने भी नेपाल पर नजर गड़ाना बंद कर दिया। यही वजह है कि नेपाल कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। उम्मीद है अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।